हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 35। नैना तैयार होकर 10 मिनट से पहले ही नीचे चली आई। उसने सफेद रंग का प्लाजो और उस पर हल्का गुलाबी टॉप पहना था। बालों में अभी ड्रायर किया था, इसलिए खुला ही छोड़ दिया। मेकअप के नाम पर बस मांग में हल्का सा सिंदूर। नैना अपने हाथ में स्मार्ट वॉच पहनते हुए नीचे चली आई। वह अभी के बगल में आकर बैठी और कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मुझे ऐसे टॉर्चर करोगे। इतनी जल्दी आ गई तुम? ठीक से नहाई ना? अभी ने सामने देखते हुए कहा तो नैना उसे घूरने लगी और फिर बटर लगाने वाले चाकू को उठाकर अभी को दिखाकर आंखों ही आंखों में चेतावनी देनी चाहिए। अभी ने तिरछी नजरों से देख लिया और उसके हाथ से चाकू लेकर नीचे रखते हुए कहा, चुपचाप नाश्ता करो। नैना ने अभी को घूरकर देखा और फिर खाते हुए कहा, ऐसे हम लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था ना, एक सरप्राइज है, बस उसी के लिए। अभी ने बिना किसी भाव के कहा, पर तुम्हारी शक्ल देखकर तो लग रहा है ये सरप्राइज नहीं बल्कि मेरे लिए शॉक होगा। नैना ने चम्मच को प्लेट में घुमाते हुए कहा, मेरी शक्ल पर मत जाओ और नाश्ता करो। अभी ने इस बार नैना को घूर कर देखते हुए कहा तो नैना चुपचाप नाश्ता करने लगी, लेकिन मन ही मन अभी को कितना कुछ सुना दिया। बीकानेर मोंटी का घर। देर रात घर लौटे मोंटी और रुचिका अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। रुचिका ने पूरे बेड पर कब्जा जमाया हुआ था और बेचारा मोंटी बिस्तर के कोने पर था। इस ट्रिप के बाद दोनों काफी थके हुए थे। दूध वाला बाहर दूध रखकर जा चुका था, लेकिन इन दोनों को होश नहीं था। कुछ देर बाद मोंटी का फोन बजा। उसने नींद में अपना हाथ इधर उधर टटोला और फोन उठाकर कान से लगाकर कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? मानव, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा बॉस। ये कोई सोने का वक्त है क्या? मैं कल शाम से तुम्हें कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मोंटी के बॉस ने लगभग चिल्लाकर कहा, वो मैं कल रात देर से घर आया था और इस वक्त मैं ऑफिस आने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं हूं। मुझे आज की छुट्टी दे दीजिए। मोंटी ने बिस्तर पर पड़े पड़े कहा, आज की क्यों? तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारी छुट्टी कर देता हूं। तुमने आखिर इस ऑफिस को समझ क्या रखा है? तुम्हारा जब मन करेगा जब आओगे, जब मन नहीं करेगा नहीं। ये मेरा ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं, समझे? बॉस ने बिफरते हुए कहा, लेकिन मोंटी के कान में जूं तक नहीं रेंगी और उसने उसी हालत में पड़े पड़े कहा, बॉस, मैं अपना काम पूरा करके तो गया था, अब ऐसा क्या हो गया जो आप इतना गुस्से में हैं? गुस्से में ना रहूं तो और क्या करूं? एक डील फिक्स की थी मैंने मिस माला के साथ, लेकिन तुम्हारी वजह से वो भी हाथ से चली गई। बॉस ने गुस्से में कहा। माला का नाम सुनते ही मोंटी की नींद उड़ गई और वह उठकर बैठ गया। उसने देखा रुचिका सो रही है। उसे डिस्टर्ब न करने का सोचकर वह कमरे से बाहर चला आया और फोन कान से लगाकर कहा, डील कैंसिल हो गई? पर क्यों? तुम अभी के अभी आकर ऑफिस में मुझसे मिलो, वरना कल अपना रिजाइन लेटर लेकर चले जाना, बॉस ने कहा और फोन काट दिया। मोंटी का सर घूमने लगा। जिस डील के लिए मोंटी ने इतनी मेहनत की थी वो एकदम से कैंसिल हो गई और वजह थी माला। मोंटी ने फोन नीचे किया और सोच में डूब गया। तभी रुचिका कमरे से बाहर आई और कहा, सुबह सुबह किससे बात कर रहे हो तुम? बाहर दूध रखा होगा, जाओ प्लीज लेकर आओ ना। अभी लेकर आता हूं, मोंटी ने कहा और दरवाजे की तरफ चला गया। रुचिका ने मुंह धोया और ब्रश पर पेस्ट रखकर दांत साफ करने लगी। मोंटी टेंशन से भरा दूध का पैकेट लेकर आया और उसे किचन प्लेटफॉर्म पर रख दिया। गोवा वाली ट्रिप कितनी मस्त थी ना मोंटी। सबसे मिलने का मौका मिला और मैंने और नैना, रुचिका, शीतल ने खूब एंजॉय किया। रुचिका ने ब्रश करते हुए कहा, लेकिन मोंटी का ध्यान कहीं और था। उसने रुचिका की बात पर ध्यान ही नहीं दिया, वह बस डील के बारे में सोच रहा था। क्या हुआ, सुबह सुबह तुम किस सोच में पड़े हो? ओह, शायद तुम ट्रिप के खर्चे के बारे में सोच रहे हो। डोंट वरी, अभी ने मना किया है तो क्या, हम नैना को दे देंगे, पर अभी को पता ना चले। अगर उसे पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मोंटी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या हुआ है तुम्हें?
रुचिका ने ब्रश करते हुए मोंटी के सामने आकर कहा, मुझे ऑफिस जाना होगा। मोंटी ने हताश होकर कहा, हाँ तो चले जाओ, इसमें इतना अपसेट होने की क्या बात है। वैसे भी हॉलीडे खत्म हो चुका, अब तो हमें अपने अपने काम पर लौट जाना चाहिए। बॉस ने ऑफिस काम करने के लिए नहीं बल्कि रिजाइन देने के लिए बुलाया है। मोंटी ने खींचते हुए कहा, रिजाइन देने के लिए? लेकिन क्यों? ये ट्रिप तो वीकेंड लीव पर थी ना, फिर एकदम से तुम्हारी बॉस को क्या हुआ है? रुचिका ने हैरानी से कहा, ट्रिप जाने से पहले जो डील मैंने फिक्स करवाई थी वो अब कैंसिल हो चुकी है और बॉस बहुत गुस्से में है। मोंटी ने हताश होकर कहा, मैं कुछ समझी नहीं, डील का हमारी ट्रिप से क्या कनेक्शन है? रुचिका ने ब्रश धोते हुए कहा, जो डील मैंने फिक्स करवाई थी वो माला के साथ थी। मोंटी ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उसे अभी भी डर था कहीं रुचिका माला के नाम पर भड़क न जाए। और वही हुआ। जैसे ही रुचिका ने माला का नाम सुना, मोंटी की तरफ आते हुए गुस्से में कहा, ओह तो ये सब उसका किया धरा है। गोवा में तुम पर अपना जादू नहीं चला पाई तो यहाँ आकर डील कैंसिल करवा दी, और तुम्हारा बॉस तुम पर भड़क रहा है। तुम अपने बॉस को बताओ ना उसकी माला के बारे में, ताकि उन्हें भी तो सच पता चले। माला का इसमें कोई रोल नहीं है रुचि, वो डील मेरे हाथ में थी। अगर वो कैंसिल हुई है तो जायज सी बात है कि मुझसे कहीं कोई गलती हुई होगी जिसकी वजह से ये कैंसिल हो रही है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए कॉफी बना दोगी? मोंटी ने सहजता से कहा, हाँ, साथ में कुछ खाओगी? रुचिका ने किचन की तरफ जाते हुए कहा, नहीं बस कॉफी। कहते हुए मोंटी वहां से चला गया और जाते जाते खुद में बड़बड़ाया, खाने के लिए तो बॉस ने इनवाइट किया है। रुचिका किचन में आकर मोंटी और अपने लिए कॉफी बनाने लगी। साथ ही मोंटी पर आई इस नई मुसीबत से निकलने के लिए मन ही मन दुआ करने लगी। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। रात 10 बजे शीतल और मोंटी आशीर्वाद अपार्टमेंट पहुंचे। दोनों गाड़ी से नीचे उतर गए। सार्थक ने सामान उतारा और फिर शीतल की तरफ देखकर कहा, चले? शीतल सार्थक के पास आई और उसकी बाह थामकर मुस्कुराते हुए हामी भर दी। दोनों आगे बढ़ गए। दिल्ली आने से पहले ही सार्थक और शीतल के बीच जो गलतफहमी थी सब क्लियर हो चुकी थी। साथ ही दोनों ने एक दूसरे से वादा भी किया कि अब कैसी भी सिचुएशन आए दोनों साथ रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। शीतल को जहां सार्थक पर भरोसा कम था, वहीं सार्थक राज को लेकर इनसिक्योर था। दोनों फ्लाइट में साथ थे, अकेले थे, इसलिए दोनों ने ही अपनी अपनी समस्या पर खुलकर बात की और आखिर में एक अच्छे नतीजे पर पहुंचे। सार्थक भाई, शीतल भाभी, कब से आप दोनों का इंतजार कर रहा था यार। शुभ ने सार्थक और शीतल की तरफ आते हुए कहा, अरे शुभ, क्या हुआ, बड़ा खुश नजर आ रहा है? सार्थक ने पूछा। खुशी की तो बात है ना सार्थक भाई, तुम्हारे भाई की जॉब लग गई है। अब मैं भी तुम्हारी तरह रोज ऑफिस जाऊंगा, वेल्ला नहीं रहूंगा। लो मिठाई खाओ। भाभी आप भी लो ना। शुभ मिठाई का डिब्बा उन दोनों के सामने करते हुए कहता है। कॉन्ग्रेचुलेशन शुभ। शीतल ने एक पीस उठाते हुए कहा, बधाई हो मेरे भाई, लो पहले तुम ही मुंह मीठा करो। कहते हुए सार्थक ने मिठाई का टुकड़ा शुभ को खिलाया और बाकी बचा खुद खा लिया। सिर्फ बधाई देने से काम नहीं चलेगा, जब मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी तब मैं तुम दोनों को पार्टी दूंगा। शुभ ने खुश होकर कहा, अच्छा वैसे तुझे ये जॉब मिली कैसे? मतलब तू तो कह रहा था कि एक बड़ी कंपनी है और वहां बिना सिफारिश के काम नहीं होता। सार्थक ने एक पीस और उठाते हुए कहा, शुभ को जॉब उसकी मेहनत से मिली है, वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बीवी की सिफारिश पर नौकरी करते हैं। शुभ की मम्मी मिसेज गुप्ता ने कहा तो सार्थक का हाथ रुक गया, क्योंकि उसे जो नौकरी मिली थी वो शीतल की वजह से ही मिली थी। अरे तब शीतल इसकी बीवी थोड़ी थी, तब तो दोनों का बस चक्कर। खैर किसे पता था यहाँ रेंट में रहने वाले लोग यहाँ के परमानेंट बन जाएंगे। मिसेज अरोड़ा ने कहा। सार्थक ने सुना तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और जैसे ही कुछ कहना चाहा, शीतल आगे आई और कहा, हाँ जी आंटी, अब चक्कर चलाया तो सोचा क्यों ना अंजाम तक पहुंचा भी दिया जाए, इसलिए शादी करके यहीं शिफ्ट हो गई। वैसे भी दिल्ली जैसे बड़े शहर में घर मिलना कितना मुश्किल है, और फिर यहाँ तो जान पहचान के लोग हैं जिन्हें दूसरों की जिंदगी में दखल देने का कुछ ज्यादा ही शौक है। अब आप बताइए, ऐसी सोसाइटी छोड़कर जाने का भला किसका मन करेगा? मिसेस गुप्ता और अरोड़ा ने सुना तो मुंह फाड़े शीतल को देखने लगी। शीतल ने पहली बार ऐसा कुछ कहा था,
उन्हें देखकर शीतल आगे कहने लगी, और ये किसने कहा आंटी कि एक वाइफ अपने हस्बैंड की हेल्प नहीं कर सकती? जब एक पति अपनी पत्नी की जरूरतों और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मेहनत कर सकता है, तो एक पत्नी भी अपने पति की हेल्प कर सकती है ना। फिर चाहे वो जिम्मेदारी निभाने में हो या घर चलाने में, क्या बुराई है? सार्थक को जॉब मैंने रिकमेंड किया, लेकिन आज उसने जो पाया है वो अपनी मेहनत से, मेरी वजह से नहीं। दिन भर सोसाइटी में घूमकर लोगों को जज करना आसान है, लेकिन 10 से 12 घंटे की नौकरी करके अपना घर चलाना बहुत मुश्किल है, और सार्थक वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा है। चले सार्थक, माँ पापा वेट कर रहे होंगे। शीतल ने आखिरी शब्द सार्थक की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा। शीतल के शब्दों में अपने लिए भरोसा और प्यार देखकर सार्थक दिल ही दिल में मुस्कुरा उठा। उसने मिसेज अरोड़ा और मिसेज गुप्ता के सामने शीतल का हाथ थामा और वहां से चला गया। मम्मी, क्या जरूरत थी उन सबसे ये कहने की? शुभ ने खिंचते हुए कहा। तू यहाँ क्या कर रहा है, चल जा यहाँ से। मिसेज गुप्ता ने कहा तो शुभ मुंह बनाकर वहां से चला गया। देखा मिसेज गुप्ता, शादी के बाद कैसे पढ़ निकल आए इस लड़की के। पहले तो कैसे सती सावित्री की तरह रहती थी, और अब जबान कैंची की तरह चलने लगी है इसकी। मिसेज अरोड़ा ने जाती हुई शीतल को देखकर कहा। हाँ मिसेज अरोड़ा, मैं भी वही सोच रही हूँ, आखिर इस भीगी बिल्ली में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? मिसेज गुप्ता ने कहा। अरे और कहाँ से आएगी, बेचारी मिसेज शर्मा तो कुछ कहती नहीं है, और सार्थक ने बिठा लिया इसे अपने सर पर, अब तो ये उछलेगी ही। मिसेज अरोड़ा ने कहा। जिस दिन गिरेगी ना, सारी अकड़ और घमंड निकल जाएगा। छोड़ो हमें क्या। वैसे आपने सुना क्या, 304 वाली तिवारी जी की लड़की कल पार्टी से 2 बजे आई थी। मुझे तो लगता है इनकी लड़की भी हाथ से निकल गई है, मिसेस गुप्ता ने कहा। अरे उसे तो मैंने खुद कितनी बार देखा है बाइक पर। कुछ भी कहो मिसेस गुप्ता, इस अपार्टमेंट में तो अब रहने का मन ही नहीं करता। कहते हुए मिसेज अरोड़ा बातें करते हुए मिसेज गुप्ता के साथ वहां से निकल गई। चंडीगढ़। अभी ड्राइवर सीट पर बैठा फोन पर किसी से बात करते हुए गाड़ी चला रहा था। नैना उसके बगल में बैठी खिंच रही थी। अभी सुबह से उसे सरप्राइज के नाम पर टॉर्चर कर रहा था, और हद तो तब हो गई जब वो उसे लेकर घर से बाहर आ गया। पिछले आधे घंटे से गाड़ी चली जा रही थी। अभी ने जैसे ही कॉल कट किया, नैना ने उसकी तरफ पलटकर कहा, पड़ोसी तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? चुपचाप बैठो, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, अभी ने सामने देखते हुए कहा। हाँ लेकिन एटलीस्ट कहाँ, तुम इतना तो बता सकते हो ना, नैना ने चिढ़ते हुए कहा। असली सरप्राइज वो जगह ही है, इसलिए चुप करके बैठो और मुझे डिस्टर्ब मत करो, अभी ने कहा तो नैना और चिढ़ गई। वह जानबूझकर अभी को तंग करने लगी। जब नैना नहीं मानी तो अभी ने गाड़ी एक साइड रोकी, अपनी जेब से रुमाल निकालकर दोनों हाथ बांधे। ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे हाथ क्यों? नैना ने कहा, लेकिन तब तक अभी ने गाड़ी के बॉक्स में रखा टेप उठाया और तोड़कर नैना के मुंह पर लगाते हुए कहा, ताकि तुम थोड़ी देर चुप रहो और मैं अपनी ड्राइविंग पर फोकस कर सकूं। और अगर तुमने अब कोई हरकत की तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि हम कहां जा रहे हैं, ऐसे ही चंडीगढ़ की सड़कों पर घुमाता रहूंगा। नैना ने सुना तो बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले, बस आवाज ही आई। तो अभी ने उंगली होठों पर रखकर नैना को चुप रहने का इशारा किया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। नैना ने सर पीछे सीट पर रख 2-3 बार मारा और फिर चुपचाप बैठ गई। सुबह से सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हुआ जा रहा था, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। कुछ देर बाद ही अभी नैना को लेकर एक जगह पहुंचा। गाड़ी रोककर नैना के हाथ खोलते हुए कहा, चलो बाहर आओ। नैना बाहर आई और सामने खड़ी बिल्डिंग को देखा तो हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गई और चेहरे के भाव बदल गए। नैना के पास से गुजरते लड़के ने नैना को देखा तो रुक गया। वह कभी नैना को तो कभी सामने खड़ी बिल्डिंग को देखता। नैना ने लड़के को देखा तो भवें उचकाई, लड़के ने भी जवाब में भवें उचकाई। तो नैना ने एक लात उसके पीछे मारकर उसे वहां से भागने का इशारा किया और गुस्से में अभी की तरफ आई। अभी के सामने खड़े होकर नैना उसे घूरने लगी। अभी ने उसके मुंह पर लगी टेप को हटाया तो नैना बिफर पड़ी। तो ये था तुम्हारा सरप्राइज? सरप्राइज के नाम पर तुम मुझे सिटी हॉस्पिटल लेकर आए हो? सीरियसली ब्रो, तुम्हें लगता है मैं बीमार हूं? मैं नहीं बल्कि तुम बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। और तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि आगरा के पागल खाने में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा नहीं। तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों? नैना एक सांस में इतना बोल गई
वह आगे कुछ कहती से पहले ही अवि ने हाथ में पकड़ी टेप को वापस नैना के मुंह पर चिपका दिया और नैना एक बार फिर अवि को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 35। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी मेरे साथ। बाय बाय।